के केस में लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है एट इट्स फिक्स टेम्परेचर, जिसको आप लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो। बात स्पष्ट हो गया। और इवेपोरेशन में क्या होता है कि इसमें भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कोई कंडीशन खास नहीं रहता है, यह इसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब डेफिनेशन दोनों का हम लोग तो पहले से वेपोराइजेशन का लिखे हुए हैं, पहले आप लोग इवेपोरेशन का डेफिनेशन देख लो और तब देखना है कि इवेपोरेशन जो है वह किस पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन स्पेलिंग सही है। अब इसका डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा कि द प्रोसेस in which liquid state of matter changes into gaseous state of matter at the temperature below its boiling point, comma, is defined evaporation। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, फिर से डेफिनेशन को ठीक से देख लो, क्लियर हो जाएगा कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, इज डिफाइन इवेपोरेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाता है और जिस टेम्परेचर पर चेंज होता है वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है, इसलिए इसमें फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेपोराइजेशन में रहता है। क्लियर हो गया। अब देखना है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ठीक है, जो लिक्विड जिस रेट से इवेपोरेट होकर और गैसियस फॉर्म में चला जाता है उसको हम लोग रेट ऑफ इवेपोरेशन बोलते हैं। तो रेट ऑफ जो इवेपोरेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हम लोग को देखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे जल्दी से कि ऑन व्हाट फैक्टर्स does rate of evaporation, on what factors does the rate of evaporation depend। रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत अच्छे से देखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन depends on many factors। rate of evaporation depends on many factors। इसमें पहला फैक्टर देखो क्या है, सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वह सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है आपका ह्यूमिडिटी, यानी जो मॉइस्चर होता है ना, ये उस पर भी डिपेंड करता है, यह ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। चौथा है विंड स्पीड, यह विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है। पांचवा है नेचर ऑफ लिक्विड, यह देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने हाथ पे आप लोग वाटर को रखिएगा और दूसरे हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल रखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पेट्रोल है वो वाटर से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इसके पीछे का कारण है कि हर एक नेचर का लिक्विड जो होता है
उसका अलग अलग अपना रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। ठीक है जी। उसमें कुछ को वोलेटाइल लिक्विड भी बोलते हैं, जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल वगैरह हो गया, उसको हाथ यहाँ पर रखिएगा तो वो तुरंत क्या होगा, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन उसका मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स का नेचर कुछ कुछ इस प्रकार से होता है कि कुछ में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होते हैं। ठीक है। वैसे ही वाटर को अगर रखिएगा तो भी धीरे धीरे आपका हाथ थोड़ा देर के बाद ड्राइड हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। और पेट्रोल वगैरह देखिएगा वो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, तो जो बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा उसको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, और जो थोड़ा लेट से इवेपोरेट करता है उसको नॉन वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो ये लिक्विड का दो तरह का नेचर हो गया। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर पर लिखवा दिए, सरफेस एरिया पर लिखवा दिए, ह्यूमिडिटी पर लिखवा दिए, विंड स्पीड पर लिखवा दिए और नेचर ऑफ लिक्विड पर लिखवा दिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है, मतलब जो लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने का जो रेट होता है, लिक्विड जिस प्रकार से जिस रेट से इवेपोरेट करता है वह कैसे कैसे इस पर डिपेंड करता है, इसको देखिए। तो फर्स्ट केस जो हम टेम्परेचर का लिखवाए हैं, इसमें हम लोग सीख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद फटाफट लिख लेना। रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। दूसरा है सरफेस एरिया, इसमें भी लिखना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया। तीसरा है ह्यूमिडिटी, इसमें भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, ह्यूमिडिटी। चौथा केस है विंड स्पीड, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड। ठीक है। और पांचवा केस है लिक्विड ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ऐसा नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि सम है हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, सम ऑफ हाई एंड सम है लो। कुछ में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होते हैं और कुछ में रेट ऑफ इवेपोरेशन लो होते हैं। जिसमें हाई होते हैं ये सारे वोलेटाइल, ये सारे वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं। और जिसमें लो होता है ये सब नॉन वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं, नॉन वोलेटाइल नेचर के लिक्विड होते हैं। अब जो वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होगा इसमें अपना हो जाएगा पेट्रोल, और जो नॉन वोलेटाइल में होगा इसमें आप जो है अल्कोहल रख सकते हो, चाहे इसमें वाटर ले लो, क्योंकि वाटर उतना फास्ट जो है, वाटर उतना फास्ट जो है वह इवेपोरेट नहीं करता है, वाटर जो है ना उतना फास्ट इवेपोरेट नहीं करता है। तो यह बहुत सारा चीज़ आप लोग को हम अभी बता दिए। ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि पहले आप लोग इतना नोट कर लें और फिर हम लोग एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ को लिखा जाएगा। हाँ, इतना नोट कर लीजिए कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यह टेम्परेचर पर डिपेंड्स कैसे करता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन is directly proportional to the temperature। इसका यह मतलब हुआ, यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो या इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन कि इफ temperature is increased then rate of evaporation will be
also increased and its vice versa मतलब इसका उल्टा। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात किया जाए तो कई बार हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई क्लोथ्स वगैरह है और इसको जो है इस तरह से कपड़ा को डाला गया है सूखने के लिए, और सनलाइट जो है वो काफ़ी तेज है, काफ़ी हीट मिल रहा है यहाँ पे, और किसी केस में थोड़ा सा हीट कम मिल रहा है, लो हीट, इसमें जो हीट एनर्जी है ना, जो हीट है वो कम है, और इस सनलाइट के केस में हीट ज़्यादा है, हीट जो है वो हाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज धूप है उस केस में। तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यह कपड़ा जो है यह इसके कंपेयर में जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा इसका, वह इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। मतलब जितना सारा इसमें का लिक्विड्स होगा जो कि बाहर निकलना चाहेगा, वो सारा लिक्विड्स का तुरंत गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना वो काफ़ी तेज हो जाएगा। इस केस में इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, और कन्वर्सली बोल सकते हैं कि उसके घटने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है, वो लो हो जाता है। तो एक तो यह हो गया, ठीक है। आप लोग इसको जो है कॉपी में नोट कर लो और नीचे लिख लेना कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे कभी पूछ दे कि मान लीजिए कि एक जगह दिया हुआ है 100 केल्विन या 373 केल्विन टेम्परेचर, और एक केस में सप्लाई किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपसे पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई या बिकम्स हाई, किस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा। अगर एक केस में 373 केल्विन टेम्परेचर सप्लाई किया जा रहा है और दूसरे केस में 100 डिग्री सेल्सियस सप्लाई किया जा रहा है, बताओ किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। किस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा बताइए। हाँ, बहुत बेहतर, दोनों में सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो यह भी 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आया बात समझ में? तो दोनों में रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को समझने के लिए आप पहला दिमाग में रखिएगा कि कई बार उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि बताइए किस में ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। तो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस केस में है। इसके लिए आपको 4 स्केल हम पढ़ा दिए हैं, रोमर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल एंड देन सेल्सियस स्केल। तो चारों पर रिवाइज करते रहिएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको केल्विन सेल्सियस को कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा तो फिर लगेगा कि ऊपर वाला ही ज़्यादा होगा, ऊपर वाला ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा उस तरह से। तो एक तो यह केस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, यानी कि अब हम लोग को देखना है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वह सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए लिख सकते हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज directly proportional to the surface area, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, if surface area is increased, then rate of evaporation will be also increased and its vice versa, यानी इसका उल्टा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर कोई पे कहीं पे ऐसा गड्ढा दिया हुआ है और इसका जो सरफेस एरिया है
इस तरह से दिया हुआ है ना, यह सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी जो है जमा हुआ है, इसमें पैक्ट हुआ है। एक जगह पर गड्ढा थोड़ा इस शेप में है, ठीक है, इस शेप में। अब पानी तो दोनों में है, अब सवाल यह उठता है कि दोनों के सरफेस एरिया पर रेट ऑफ इवेपोरेशन काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस केस में जल्दी वाटर यहाँ से इवेपोरेट करना चाहेगा। देखिए अगर यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है, तो इस केस में जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, वह क्या हो जाएगा, वह स्लो हो जाएगा, बिकम्स स्लो, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और इस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो होता है बिकम्स, इसीलिए गर्मी के दिन में आप लोग देखिएगा जो कुआं होता है ना, जो वेल होता है, उसमें अगर थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा है और वहीं पे कहीं पे कोई तालाब वगैरह आपको दिख रहा है, जल्दी आप देखिएगा कि जो तालाब होता है ना जी, उसका पानी जल्दी सूख जाता है इसके कंपेयर में, ठीक है ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उसमें ज़्यादा हो जाता है। यह एक तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको बता दिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई एक और एग्जाम्पल हम यहीं पे बता दे रहे हैं, इसको मिटाकर एक और एग्जाम्पल आपको दे दे रहे हैं उस एग्जाम्पल को सब लोग समझ लेंगे। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि एक कप दिया हुआ है ऐसे, ठीक, इस तरह से करके एक कप है और इसमें आप जो है चाय वगैरह जो भी हो आप इसमें चाय वगैरह पी रहे हैं, इस कप में चाय पी रहे हैं और यहाँ से हीट का जो है प्रोसेस आपको दिख रहा होगा गर्म चाय इसमें आप पी रहे हैं और एक ऐसे जो है प्लेट दे दिया गया, ऐसे एक प्लेट दे दिया गया और इसमें भी चाय को डाल दिया गया। अब आप लोग खुद बताओ कि जब आप एक सिप इस कप से लीजिएगा और एक सिप इससे लीजिएगा तो किसमें ज़्यादा आप कंफर्ट फील कीजिएगा, प्लेट से या कप से? अगर दोनों में टेम्परेचर सेम कर दिया जाए और इसमें चाय पीने के लिए आपको दिया जाए तो जल्दी आप जो है हाँ किससे बड़ी कंफर्ट होकर आप चाय पीना पसंद करेंगे, प्लेट वाले से या कप से? कप से। क्यों क्यों सब लोग यह कप से जो है चाय पीना पसंद करेंगे या प्लेट से? बताओ, इसके पीछे का कारण बताओ, इसके पीछे क्या कारण होता है? अब भाई सही है, कप के कंपेयर में प्लेट से चाय पीना जो है जल्दी सूटेबल होता है, फायदा क्या बोलते हैं, जल्दी हम लोग पी लेते हैं, कंफर्ट रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण बताओ। एक सिप अगर हम इसका लें और इसका, तो इसमें क्या कारण है? क्योंकि इसमें इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है, बहुत बेहतर, सीजा इवेपोरेशन विल बी फास्टर। हाँ बताओ आप इसका कारण बताओ। ये तो सही है कि इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होता है, इसका कारण बताइए क्यों फास्टर होता है, इसमें फास्टर क्यों नहीं होता है? हाँ, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है और सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन की। तो जिस केस में सरफेस एरिया ज्यादा होगा उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। और ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया होगा, टेक्स्ट बुक में इनसाइड में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि कप से चाय पीना, एक सिप कोई कप से ले रहा है और प्लेट से ले रहा है, तो प्लेट वाले केस में आपको दिया है कि इसमें जल्दी जल्दी वो चाय को कंप्लीट कर रहा है, चाय को पी जा रहा है, ठीक है, इजीली चाय को इसमें पी रहा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है? तो जबरदस्त तरीके से आप लोग एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा और फिगर वगैरह बनाकर लिख देना, ठीक रहेगा। समझ में आ गया? हाँ, कल के टेस्ट में था ही क्वेश्चन, क्या था जी क्वेश्चन बताओ कल के टेस्ट में? डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, इसको कहते हैं, जो मॉइस्चर वगैरह आप लोग देखते हैं ना वही। अब देखिए इसके बारे में लिखवाए हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली proportional to ह्यूमिडिटी। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है यह ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिए। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन तो बड़ी सिंपल है, जैसे सबका था कि इफ ह्यूमिडिटी
becomes high, then rate of evaporation will be low, and its vice versa. अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो हाई हो जाए, नमी बढ़ जाए, जैसे ठंडे के दिनों में देखिएगा, तो उस केस में थोड़ा सा फॉग अगर हम लोग को सुबह सुबह दिखता है, तो उस केस में क्या होता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा रहता है ठंडा के दिन में। तो ठंडे के दिनों में अगर हम लोग कपड़े उपड़े को सुखाते हैं, ठीक है जी, कपड़े जो गीला कपड़ा रहता है उसको सुखाते हैं हम लोग, तो वह लेट से सूखता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि ठंडा के दिन में जो मॉइस्चर होता है, जो ह्यूमिडिटी होता है, वह काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन ठंडा के दिन होता है, और एक होता है समर सीजन। तो गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी क्या होता है बताओ? गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी का जो अमाउंट है वह लो होगा कि हाई होगा? बोलिए, जो सनी सीजन है, समर सीजन है, उसमें लो होगा या हाई होगा ह्यूमिडिटी? जल्दी बताओ, गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी लो होगा या हाई होगा? गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा जी। हाँ, कैसा आप लोग दिमाग लगा रहे हैं? गर्मी के दिन में बोल रहा है सब ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगा, लो होता है। गर्मी के दिन में आपको मॉइस्चर दिखता है, उसमें आपको फॉग दिखता है। विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी क्या होगा? यह हाई होगा। जो ह्यूमिडिटी होता है यह विंटर सीजन में हाई होता है। अब कितना आसानी से समझ गया? अगर विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी हाई होगा तो आसानी से बोल सकते हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाएगा। लो हो जाएगा, क्यों लो हो जाएगा? क्योंकि इस दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। दोनों में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी लो होता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और इसीलिए तो कपड़ा जल्दी सूखता है। समझ रहे हो ना? यह याद रखिएगा कि अगर हम लोग बोले कि ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन लो हो जाएगा, और इसका उल्टा बात आप लोग समझ लीजिए। तो जब मॉइस्चर की बात होगी, जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे स्लो हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाता है। तो यह बात भी आप लोग देख लीजिए। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि विंटर सीजन में या आपको समर सीजन में, किस सीजन में जो है वो कपड़ा जल्दी सूखता है? अगर सूखता है जल्दी तो क्यों सूखता है? तो उसके पीछे का रीजन हम लोग यही देंगे कि विंटर सीजन में ह्यूमिडिटी जो होता है वह काफ़ी एक्सट्रीमली हाई होता है, जिसके चलते रेट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे लो हो जाता है। और इसमें अपना एक्सक्यूज देना होगा तो दे दीजिएगा कि बिकॉज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। क्लियर हो जाएगा ना? बोलो। depends on wind speed। अब जब हवा काफ़ी तेज़ी से बहने लगता है ना जी, हवा काफ़ी तेज़ी से जो है, तो उस केस में हम लोग विंड स्पीड का नाम लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज directly proportional to wind speed rate of evaporation directly proportional to wind speed। यह याद रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि if wind speed becomes high, then rate of evaporation तो इसमें लिखा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सप्लेनेशन हो गया कि इफ विंड स्पीड बिकम्स हाई देन रेट ऑफ इवेपोरेशन
rate of evaporation will be also high and its vice versa। मतलब अगर इसका उल्टा भी होगा, डिक्रीजमेंट वाला बात, वो भी सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। कई बार देता है कि फैन के सामने अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग काफ़ी जो है वो प्लीजेंट फील करते हैं। ठीक है जी, प्लीजेंट नहीं, कंफर्ट फील करते हैं। मान लो कोई आदमी है और इसको बहुत ज़्यादा जो है इसके शरीर से बहुत ज़्यादा जो है पसीना निकल रहा है, ठीक है, और यह कहाँ खड़ा है? यह खड़ा है इसी फैन के सामने, और यह फैन पूरी तरह से जो है चल रहा है, इसका स्पीड ज़्यादा है, हाई स्पीड है, ठीक है जी। हाँ, मान लो तूफान फैन के सामने खड़ा होगा, हाई स्पीड है, और एक फैन यहाँ पे है, एक फैन यहाँ पे है, और यहाँ भी वो आदमी खड़ा है, लेकिन ये लो स्पीड वाला है। इसी से आप लोग समझ सकते हो। तो अब चूंकि इसमें स्पीड ज़्यादा है, यानी कि विंड स्पीड का अमाउंट इसमें ज़्यादा हम लोग दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके शरीर से जो स्वेट्स होगा, जिसको अपने पसीना बोलते हैं ना, जो स्वेट्स होगा वह तेज़ी से निकलना स्टार्ट करेगा। क्योंकि हम लोग के शरीर में बहुत सारे पोरस वगैरह है ना, छिद्र वगैरह बहुत सारा रहता है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि वो बहुत तेज़ी से निकलना स्टार्ट कर देगा। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन यही है कि विंड स्पीड के बढ़ने से शरीर से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो हाई हो जाता है। इसलिए जितना अंदर का लिक्विड्स है वो बहुत जल्दी जल्दी निकल कर बाहर क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा। तो इस केस में वो बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग जनरली जो है जहाँ पे पेड़ पौधा है वहाँ पे खड़ा होना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा हवा लगता है, और ऐसे हम लोग किसी बिल्डिंग वगैरह के सामने खड़े होंगे तो वहाँ पे हम लोग को हवा नहीं लगेगा उतना, यानी कि विंड स्पीड ज़्यादा हाई कहाँ रहता है? जहाँ पे पेड़ पौधा रहता है। समझ रहे हैं ना? तो यह एक केस हो गया कि अगर विंड स्पीड ज़्यादा हो तो उस केस में मतलब एयर जब मोशन के फॉर्म में हो, याद रखो, एयर जब मोशन के फॉर्म में होने लगे, हवा जब तेज होने लगता है ना, तो उसी को विंड कहा जाता है। ठीक है? हाँ, तो विंड स्पीड अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और विंड स्पीड अगर लो होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लो हो जाता है। तो इस पर भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा या किसी अदर रेफरेंस बुक में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बताओ, यह चौथा केस सबको समझ में आ गया? इस पर कोई सवाल पूछना है तो पूछो। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो पूछो। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, जो विंड स्पीड होता है वह लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अब लिक्विड के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है देखते चलिए। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड हैव different amount of rate of evaporation, rate of evaporation, ठीक है? रेट ऑफ इवेपोरेशन याद रखिएगा। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन का जो अमाउंट आएगा डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड का डिफरेंट होता है। सम है हाई rate of evaporation and some है low। अब जिसका रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड या वोलेटाइल नेचर का होता है, और जो वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होता है उसमें जनरली हम लोग पेट्रोल को रख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। और जिसमें लो होता है यह होता है नॉन वोलेटाइल नेचर का, नॉन वोलेटाइल नेचर का लिक्विड होता है, जिसमें आप थोड़ा देर के लिए वाटर को रख सकते हो। एग्जाम्पल देखना होगा तो एक हाथ पर थोड़ा सा पेट्रोल रखो और दूसरे यहाँ पे इस हैंड पर क्या रखो? वाटर रखो, और बताओ आप लोग खुद से जो है कि जल्दी इवेपोरेट कौन करेगा, पेट्रोल या वाटर? जल्दी इवेपोरेट जो है कौन होगा, पेट्रोल या वाटर? बोलिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका जल्दी होगा? हाँ, पेट्रोल का। तो पेट्रोल का जल्दी हो रहा है, इसका मतलब वो वोलेटाइल नेचर का है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का? पेट्रोल वोलेटाइल नेचर का हुआ कि नॉन वोलेटाइल नेचर का? बोलिए।
पेट्रोल वोलेटाइल नेचर का हुआ या नॉन वोलेटाइल नेचर का? हाँ, तो यह सारा चीज अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब स्पष्ट हो गया। तो अब आपको एक काम करना है, आज के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन लिख लो कि डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। स्पष्ट हो गया?